This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे back to IMF question mark. Are we going back to IMF? Has our financial situation become such कि हमें IMF के तरफ जाना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, और जो हमने पिछले दिनों उनसे टक्कर ली उसको इग्नोर करते हुए फिर से हम IMF की तरफ जाएं, क्योंकि उनकी अब जो है ना रीपेमेंट शुरू हो गई है एंड वी आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू पे ऑफ. अभी जो 24 तारीख को एक शायद 350 मिलियन की पेमेंट है उसको देना हमें मुश्किल हो रहा है. उसके लिए हमने शायद डेफरमेंट मांग ली है और वो मार्च तक डेफर हो गई है. इन हालात में क्या अब एक प्रैक्टिकली स्पीकिंग वेदर वी लाइक इट और नॉट वी हैव टू गो बैक टू IMF एंड सीक सॉर्ट ऑफ रीशेड्यूलमेंट ऑफ अवर डेट्स और इवन फ्रेश मनी. इस पर बात करने के लिए मैंने आज दावत दी है शाहिद अली साहब को, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं MM सिक्योरिटीज़ के, ए वेल नोन यंग एनालिस्ट जो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इकोनॉमी पे भी और शेयर्स पे तो ज़ाहिर है इनका कमांड है. शाहिद, वेलकम टू द शो. थैंक यू. आपसे पहले भी शेयर्स वगैरह पे बड़ी बातें होती रही हैं एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. आपकी नॉलेज डेप्थ बड़ी ज़बरदस्त है. ये जो अभी जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि हमें इतनी रीशेड्यूलिंग पेमेंट करनी है, स्टेट बैंक ने जो गवर्नर ने जो उस दिन बयान दिया उससे बड़ी हमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नज़र आया कि हमारे रिजर्व्स कम होते चले जा रहे हैं, पेमेंट्स हमारे पास इतनी सामने आ रही हैं, कोई इतना बड़ा इन्फ्लो नज़र नहीं आ रहा है 3G के अलावा. तो इन हालात में आप क्या देखते हैं, क्या हो रहा है हमारे फ्यूचर में, अगले 6 महीने में क्या सिचुएशन डेवलप होगी एंड विल दैट कंपेल अस टू गो टू IMF अगेन? देखिए तारिक साहब, यहाँ हम जब बात करते हैं तो आने वाली 3 रीपेमेंट्स आ रही हैं हमारे पास. शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करेंगे तो $1.2 बिलियन की टोटल पेमेंट आ रही है. दैट्स 24 ऑफ फेब. इसके बाद फिर मार्च में हमारे अप्रैल में पेमेंट है. इसके बाद हमारी 30 जून के आसपास एक और पेमेंट है. तो स्टेट बैंक की जो रीसेंट रिपोर्ट आई है और स्टेट बैंक के जो स्टेटमेंट्स आए उसके मुताबिक दे आर विलिंग टू पे देयर 1.2 बिलियन टिल जून तक. मुझे नहीं लगता कि हमें जून तक कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है यहाँ पे. जून तक हम अपनी तमाम की तमाम एज पर स्केड्यूल तमाम पेमेंट्स कर देंगे. उसमें कोई डेफर करने की जरूरत हमें नजर नहीं आएगी. जहाँ तक मैंने सुना कि 24 वाला जो है वो भी डेफर हो गया. नहीं, स्टेट बैंक की जानिब से जो लास्ट स्टेटमेंट जहाँ तक मैंने सुना उसके मुताबिक कि स्टेट बैंक विलिंग टू पे है. स्टेट बैंक अपनी अरेंजमेंट्स कर ली हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर नो डाउट रुपी पे आता हुआ आपको नजर आ रहा है यहाँ पर. लेकिन स्टेट बैंक की जो 3 रीपेमेंट्स आ रही हैं वो तीनों स्केड्यूल के मुताबिक पेमेंट्स कर दी जाएंगी. अब आप बात कर रहे हैं कि क्या हम दोबारा IMF की तरफ पे जाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क के तौर पर रहेगा. टिल जून 2012 की हम बात करते हैं यहाँ पे तो $1.2 बिलियन आएगा हमारी रीपेमेंट्स. और अगर नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं यहाँ पे तो 2 से 2.5 अरब की पेमेंट वहाँ पे भी हमारे पास आ रही है. डॉलर की हम बात करें यहाँ पे तो ऑल जो सिनेरियो क्रिएट होता नजर आ रहा है हमें तकरीबन $3 बिलियन के आसपास की रीपेमेंट्स आ रही हैं 2 साल के दरमियान में. तो मैं नहीं समझता कि स्टेट बैंक को फिलहाल कोई क्रंच नजर आ रहा है यहाँ पे. $15 बिलियन के टोटल हमारे 15.6 to 15.7 बिलियन का हमारा टोटल रिजर्व यहाँ पे मौजूद है. उसमें से मेजर पोर्शन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है. यानी राउंड फिगर बात करें तो तकरीबन 12 से 13 अरब डॉलर के 12.5 बिलियन के आसपास की उनके पास पेमेंट मौजूद है जो इजीली वो सेट ऑफ कर सकते हैं विद देयर पेमेंट्स. लेकिन जैसे जैसे हमारा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है हमारे यहाँ पर. एक तरफ ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, 15 बिलियन तो हमारे पास है, लेकिन ये ऑन टॉप ऑफ द नॉर्मल रीपेमेंट भी तो और भी तो है ना हमारी रेगुलर जो रीपेमेंट्स हैं बिसाइड्स IMF वो भी है, प्लस IMF का भी एक एडिशनल बर्डन आ गया. तो कैन वी सस्टेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट गोइंग आई वुड से रीशेड्यूलमेंट और fresh money? Like I would say approximately 1 year we don't need to go for IMF, but for the longer time we have to go for the IMF. Reason is that one there is day by day increasing trade deficit due to increase in oil prices. Our import bill is increasing on the increasing side as compared to the export bill is on increasing side but on the lower side. I would say the gap is increasing but day by day. The reason is this: we are importing currently $100 per barrel oil, as compared to last year when we were talking about approximately $80 to $85 per barrel. That's a huge increase. जो सालाना डेफिसिट हमारा जो है ट्रेड में वो कितना है? एग्जैक्टली मुझे कोट करना थोड़ा मुनासिब नहीं लगेगा. यहाँ पे 10 से 12 अरब डॉलर के आसपास हमारा 15 बिलियन के आसपास का हमारा जो ट्रेड डेफिसिट आ रहा है उससे काफी हद तक कंपनसेट हम कह सकते हैं हो रहा है फॉर हमारा. हम रेमिटेंसेस की बात करेंगे वहाँ पे कंटिन्यूस इंक्रीज आ रहा है. मैंने जो देखा है अभी जो चार्ट्स हम देख रहे थे कि ओवर 2001 से लेके अभी तक के जो फिगर्स आ रहे हैं तो जो हमारे गैप है, ट्रेडिंग गैप है, वो ऑलमोस्ट फिल हो रहा है थ्रू द ओवरसीज रेमिटेंसेस. अब 12 बिलियन की बात हो रही है. अगर हम 12 बिलियन इसकी गैप की बात करें तो 12 बिलियन फिल हो जा रहा है.
उस लिहाज से तो ओवरऑल तुम्हारा करंट अकाउंट तो सही है। देखिए वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, देखिए हमारे पास ट्रेड डेफिसिट में थोड़ा बहुत ज़्यादा इंक्रीज मौजूद है, रेमिटेंसेस काफ़ी तक सपोर्ट आ रही है, प्लस सर्विसेज बिल और डिफरेंट और जो हमारी रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स जो आ रहे हैं हमें उनको भी सेटलमेंट करना होता है थ्रू दिस। अच्छा, इसमें ये शामिल नहीं है? अच्छा, ये तो सिर्फ ट्रेड है, सही कह रहे हैं। सही है। प्लस अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमें कमिटमेंट की गई थी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एज वेल एज अदर कोलिजन पार्टनर्स के हम वो सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, इस साल वो कतई तौर पर हमें नजर नहीं आए। जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे तकरीबन $3 बिलियन के आसपास की एड मिल जाएगी, जो हमें आर्मी सपोर्ट फंड में मिलनी थी और अदर रीजन जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे वो यूएस की जानिब से नहीं मिली, और आने वाले दिनों में भी मिली या आई वुड से बहुत ही कम मिली, उसमें नेग्लिजिबल अमाउंट हम कह सकते हैं रिसीव हुआ। उसका रीजन ये था कि हमारे रिलेशनशिप टूवर्ड्स यूएस जो है वो बेहतर नहीं रहे, और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो $3 बिलियन के वो कमिटमेंट दोबारा आपके साथ कर रहे हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो जैसे जैसे वो हमें वहाँ से जो कहेंगे सपोर्ट नहीं मिलेगी, उसके साथ साथ हमारा दिन ब दिन हम बात करेंगे यहाँ पे डॉलर्स की पेमेंट्स हमारी आ रही हैं, उसे कहीं ना कहीं से तो हमें सेट ऑफ करना है। या तो हमें ऑब्वियस सी बात है आईएमएफ की तरफ पे जाना पड़ेगा 1 साल के बाद। 1 साल तक मैं नहीं समझता कि हमें आईएमएफ के पास जाना है, लेकिन 1 साल के बाद हमें आईएमएफ की तरफ पे जाना पड़ेगा, या फिर कोई और अदर साइड पे हमें लेंडर ढूंढने पड़ेंगे, या जो सकूक बॉन्ड है जिस तरह के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शौकत अजीज साहब, उन्होंने इशू किए थे, हम उन तरह के बॉन्ड इशू करने पड़ेंगे ताकि हम काफी तक सपोर्ट कर सकें। बॉन्ड का तो बहुत बुरा हाल है शायद साहब, आजकल आपको पता ही है यूरोप की अच्छी कंट्रीज रेज नहीं कर पा रही है, रेज कर भी रही है तो बहुत ज्यादा रेट्स पे कर रही है। देखिए वो एक क्राइसिस जरूर आया था, लेकिन पाकिस्तान के बॉन्ड में थोड़ा सा हम कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी का रिस्क जरूर मौजूद था, लेकिन शौकत अजीज साहब को इस बात का जरूर हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी इफेक्टिव पॉलिसी के थ्रू वो अपने बॉन्ड मार्केट में लॉन्च कर सके थे। थोड़ी उनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा थी। हमारे यहाँ थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का क्रेडिबिलिटी का डेफिसिट जहाँ पे मौजूद है, क्रेडिबल हमारी गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, इसीलिए लोग थोड़ा प्रेफर नहीं करेंगे। दैट इज़ वाई आपने देखा कि गवर्नमेंट बॉन्ड की तरफ पे नहीं गई। उसके बाद गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू गई है, उसके डिफरेंट एंटिटीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, वो भी एक लॉन्ग टर्म व्यू लेते हुए बात करें। प्राइवेटाइजेशन से क्या आप कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद इन दिस 1 ईयर टाइम? देखिए यहाँ आपको नजर आ रहा है 2 मेजर प्राइवेटाइजेशन हमारे सामने आ रही है, पर्टिकुलर हम बात करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट वन इज पीपीएल, जिसके 26 जी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के 26 मिलियन शेयर्स गवर्नमेंट ऑफलोड करने जा रही है, उसके थ्रू प्राइवेटाइजेशन। अभी कितने का शेयर है पीपीएल? अभी फिलहाल 174 से 175 व्हाट सॉर्ट ऑफ रिटर्न इज देयर ऑन द शेयर्स? आई थिंक आई वुड से 20-30% का रिटर्न आपको नॉर्मली मिल रहा है। उसका रीजन यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव शेयर है, ये बिल्कुल अट्रैक्टिव शेयर है। यहाँ पे तकरीबन आपको 10 से 15 रुपए के आसपास का डिविडेंड पर शेयर अनाउंस करती है कंपनी, एज वेल एज बोनस। जब आप उसको एडिशन ऐड बैक करेंगे, एडिशन की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको डिविडेंड यील्ड की मद में 18 से 19% का रिटर्न वहां से मिल जाता है, एज वेल एज कैपिटल गेन के वहां पे चांसेस मौजूद है। पाकिस्तान पेट्रोलियम बिक जाएगा ये शेयर इजीली आई वुड से, लेकिन अभी तक उसका फ्लोर प्राइस अनाउंस नहीं किया गया। उसकी बिडिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम 1 मार्च टू 1988 मार्च तक होगी तकरीबन। तो उसके दरमियान में प्राइस डिसाइड किया जाएगा किस प्राइस पे गवर्नमेंट सेकेंडरी आईपीओ ऑफलोड करने जाएगी। सेकंड जो ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है वो ओजीडीसीएल का है। अच्छा। ओजीडीसीएल का जो कुछ स्टेक 5% के आसपास वो ऑफलोड किया जाएगा, या फिर उसके बदले पे कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में बात की जा रही है। उसमें होगा ये कि आप इंटरनेशनल मार्केट से फंड रेज करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ ओजीडीसी शेयर। अच्छा, ओजीडीसी का शेयर तो अभी लंदन मार्केट पे लिस्टेड है ना? जी बिल्कुल मौजूद है। वो क्या है? वो जीडीआर कहते हैं उसको? जी बिल्कुल जीडीआर है। क्या इधर से समझाएंगे आम आदमी के लिए? ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट हमने इशू की थी 2008 से 2009 के दरमियान में। इसके मुताबिक एक लॉट ऑफ शेयर्स होते हैं, लेट्स से 10 शेयर्स एग्जैक्टली 10 शेयर का एक लॉट होती है, जी जी। उसके हिसाब से आपके शेयर प्राइस कैलकुलेट हो जाएंगे। अच्छा। आपने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इशू किया था, ऑन दैट मोमेंट इट वाज 140 रुपीस पर शेयर के आसपास इशू हुआ था। अभी हम कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल ओजीडीसी ट्रेड कर रहा है 150 से 160 रुपए के दरमियान में कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है। पर्टिकुलर हम बात करें यहाँ पे आने वाले दिनों में फर्दर इंक्रीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके प्राइसेस में आ सकता है। उसका रीजन ये है कि इसके ऑयल के जो ऑयल और गैस की प्रोडक्शन उसमें कंटिन्यूस इंक्रीज आ रहा है। अभी उनको डिस्कवरी हुई है कोई बड़ी रिसेंट? मेजर डिस्कवरी उनकी जिन ब्लॉक में अभी तक उसकी एग्जैक्टली जो फिगर्स है वो आउट नहीं हुई है, पर्टिकुलरली कि कितने उसने एस्टिमेट्स आएंगे, क्या प्रोडक्शन उसकी आएगी पर्टिकुलरली। लेकिन एक मेजर डिस्कवरी नो डाउट उसके रिसेंट टाइम पीरियड में हुई है। जिन ब्लॉक बलोचिस्तान में लोकेट करता है, तो उसके जैसे जैसे नंबर्स आएंगे तो उसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में काफी तक उसे इफेक्ट। अभी आपने कहा 160 का है, 150 से 160 रुपए की रेंज में चलता है बिल्कुल, लेकिन आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको ऊपर? बिल्कुल, मैं ये समझता हूं 80-90 वाले पे चला जाएगा, इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके 2 रीजन हैं यहाँ पे। एक थोड़ा सा इसके लिए एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, पहले वो डिस्कस करें, दैट्स सर्कुलर डेट।
सर्कुलेट की होने की वजह से डिविडेंड पे आउट नहीं कर पा रही कंपनी। कैश टाइट हो गया। जी बिल्कुल, कैश टाइटनेस की वजह से। लेकिन आने वाले दिन मैं समझ रहा हूँ कि सर्कुलर डेट का इशू कुछ हद तक रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा आपको, तो ओजीडीसी दोबारा आपको डिविडेंड पे आउट कंपनी के तौर पे नजर आएगा। उसके अलावा जैसे जैसे इसकी ऑयल गैस प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, उसका बेनिफिट भी इनको हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। फर्दर हम बात करेंगे ऑयल प्राइसेस की, दैट्स अ मेजर बेनिफिशियरी। अच्छा, जीडीआर पे फिर से मैं वापस जाना चाहूंगा। 140 पे हमने इशू किया था जी, और अभी जिसने उसको होल्ड किया हुआ है उसने इतने दिनों तक डिविडेंड भी ठीक कमाया और उसको कैपिटल गेन भी हुआ है। बिल्कुल। तो अगर गवर्नमेंट मजीद इसको बेचना चाहेगी तो आपके ख्याल में किस लेवल के प्राइस पे जाएगी और क्या इंटरनेशनली भी बिकेगा ये? इसे कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया जा रही है गवर्नमेंट बेसिकली। तो गवर्नमेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड पे एक यील्ड डिसाइड कर देगी, लेट्स से 7%, 8%, XYZ। एक यील्ड डिसाइड हो जाएगी और सर्टेन टाइम पीरियड आपको दे दिया जाएगा, 3 ईयर, जो नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2013 या 2014 में मैच्योर होंगे बॉन्ड आपके। अच्छा। ऑन दैट मोमेंट इन्वेस्टर के पास राइट मौजूद होगा, क्या वो ओजीडीसी के शेयर लेना चाहता है या अपने पैसे वापस लेना चाह रहा है। तो गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग को वहां पे कुछ हद तक जस्टिफाई या डाइवर्सिफाई करती हुई नजर आएगी यहाँ पर। अच्छा। तो वो शेयर होल्डर के पास एक प्राइस जो नॉर्मली होता है जब कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किए जाते हैं, उसमें पहले से प्राइस अनाउंस कर दिया जाता है। लेट्स अज्यूमिंग दैट कि गवर्नमेंट कहती है 150 रुपए पर शेयर। 2014 में जब हम जाते हैं तो उस वक्त शेयर के प्राइस 500 रुपए चल रहे हैं या 250 रुपए प्राइस चल रहे हैं पर्टिकुलर बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टर प्रेफर करेगा कि राइट को सब्सक्राइब करे और वही उसी कन्वर्जन के हिसाब से ओजीडीसी के शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ले ले। इस पे कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ओजीडीसीएल पे नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग को क्रॉस कर रही है, छोड़ रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग को डाइवर्सिफाई करती है, तो इसका कोई भी इंपैक्ट मार्केट पे आता हुआ नजर नहीं आएगा, ओजीडीसी की अर्निंग में नहीं आएगा। अगर उस वक्त प्राइस लेट्स अज्यूम दैट 100 रुपए पर शेयर चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टर प्रेफर नहीं करेगा कि वो 150 रुपए पे अपने प्राइस को राइट को एक्सरसाइज करे। वो ये करेगा कि अपने बॉन्ड को रिटायरमेंट करेगा, अपनी पेमेंट वापस लेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भाई 2 डिफरेंट एवेन्यूज फिलहाल आ रहे हैं अपनी जो फॉरेन लोन की रीपेमेंट्स की बात करेंगे और फर्दर जो रीपेमेंट्स आ रही है आने वाले दिन में उन्हें फाइनेंस करने के लिए 2 मेजर ट्रांजेक्शन अनकरीब जो आपको नजर आएंगे आपके स्टॉक एक्सचेंज के जरिए से उनको मिलने वाला है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा 3G की जो बात चल रही थी $800 मिलियन की, 3G की जो नीलामी है, जी जी 800 तक लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ आपकी व्यू है? देखिए 3G लाइसेंस जो है वर्ल्ड वाइड तो बहुत ज्यादा इशूज हैं। प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के साथ कि हम हमेशा आखिर में आते हैं, लेकिन थोड़े इंडिया में उस पर बड़ी लड़ाई हुई बाद में। इंडिया में तो कुछ और करप्शन के चांसेस सिनेरियो बन गया था, लेकिन मैं काफी तक हम पॉजिटिव हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ से $800 मिलियन से $1 बिलियन तक को रेज करती, बिल्कुल $1 बिलियन तक रेज करती हुई नजर आएगी। 3G एक आम आदमी को समझाएं। 3G हम ऑलरेडी ब्रॉडबैंड तो यूज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं। इसमें 3G में डिफरेंट और सर्विसेज, डिफरेंट अपग्रेडेड सर्विस आप आएंगे, लाइक आप अपने फोन से दूसरे फोन पे डायरेक्टली कन्वर्सेशन कर सकेंगे ऑन वेबकैम और वीडियो चैटिंग आप पास मौजूद है और डिफरेंट। जी बिल्कुल, टीवी तो आपको अभी भी अवेलेबल है, डिफरेंट प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपके चार्जेस ज्यादा लीजिए रहे। 3G लाइसेंस के बाद जब 3G टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफर कर देंगे, उससे आपको फायदा ये हासिल हो जाएगा कि तमाम के तमाम टेलीविजन चैनल्स आप देख सकेंगे, कन्वर्सेशन जो आपकी है वो बहुत आसान हो जाएगी और डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बेनिफिट आपको मिलते हुए नजर आएंगे। आई वुड से यहाँ पे जो हमारे 5 मार्केट प्लेयर फिलहाल मौजूद हैं, मोबलिंक, यूफोन की बात करेंगे, यहाँ पे जोंग की बात करेंगे, तो मेनली हम बात करेंगे तो जो टारगेट कर रहा है वो मोबलिंग करता हुआ आपको नजर आ रहा है। एज वेल एज 4 से 5 फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी आ रहे हैं और 4 से 5 जो आ रहे हैं दुबई बेस्ड, अदर देन वो भी इसमें इंटरेस्ट लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं पर्टिकुलरली। तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ काफी हद तक आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट मिलती हुई नजर आएगी और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फरवरी के एंड तक हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। आई वुड से बाय द एंड ऑफ जून हम ये $1 बिलियन तक यहाँ से रेस करते हैं। ये जो IMF का पेमेंट है तकरीबन हम उससे कवर कर लेंगे। IMF की पेमेंट तो आपको तारीख साहब पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फिलहाल कोई जो हम अपने रिजर्व से देंगे वो ये इस तरह से कंपनसेट टू द एक्सटेंट हम कह सकते हैं वहां से हम कंपनसेट कर लेंगे अगर हम यहाँ से फंड रेज करने में कामयाब जहाँ तक टेलीकॉम इंडस्ट्री का सवाल है, जब से मुशर्रफ साहब ने इसको वो किया, हमने देखा कि इट्स बूमिंग इंडस्ट्री। जिस तेजी से यहाँ मोबाइल बढ़े हैं और अनएक्सपेक्टेडली हर इंसान के पास आ गया है, तो अगर इसी तरह 3G भी बूम कर जाए, और करेगा शायद, क्योंकि इतनी बड़ी तो क्लास हमारे यहाँ है वेल टू डू लोगों की जो इस सर्विस को ज़रूर यूज़ करेंगे और ये भी बड़ा कामयाब होगा। देखिए इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं विद इंडिया। इंडिया में रिसेंटली 3G हुआ, आई थिंक 2005-2006 के आसपास है, जिसकी वजह से कुछ करप्शन की केसेस भी आपके सामने है। उस टेक्नोलॉजी को आप वहाँ का यूजेज देखें, उनका मीडिया उठा के आप देख लें, हर वक्त 3G के ऐड आ रहे होते हैं। लाइक
ऑल पब्लिक, जब वो जनरल पब्लिक को टारगेट कर रहे थे, हम अपर क्लास लोअर क्लास की बात नहीं, मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास 3G इजीली अफोर्ड कर सकेगी। अच्छा। और हमारे तमाम मोबाइल सब्सक्राइबर हैं उसे यूज करेंगे, उसका बेनिफिट लेते हुए नजर आएंगे। तो गवर्नमेंट को दो तरीके के बेनिफिट हासिल होंगे, एक तो इनको फंड रेज मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन के आसपास की हम बात करेंगे यहाँ पे, एज वेल एज टैक्स की मद में जब वो आप सर्विस यूटिलाइज करेंगे उसके चार्जेस होंगे, बिल्कुल उस चार्जेस के ऊपर आप FEDB चार्ज करेंगे, तमाम चार्जेस टैक्स चार्ज करेंगे, तो गवर्नमेंट को वहां से भी फैसिलिटेट होते हुए नजर आएंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी इसकी वजह से। मैं समझता हूँ जॉब क्रिएशन ऑन द लोअर साइड हम कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है बेसिकली, तो उसमें जॉब क्रिएशन का पार्ट थोड़ा सा लोअर साइड पे रहेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से जो आपको आसानियां हासिल होंगी तो उसके बेसिस के ऊपर आपको कुछ ना कुछ फंड रेजिंग मिलेगी यहाँ पे। इसकी वजह से क्या केबल का जो अभी टेलीविजन का इतना वो है डोमिनेंस है मार्केट पे, वो इजीली मतलब लोग मजबूर हैं केबल को यूज करने पे, उससे क्या उस पर कमी आएगी? नहीं, मैं नहीं समझता इससे कुछ कमी आएगी। 3G टेक्नोलॉजी के बेनिफिट जरूर मिलता है, लेकिन आप अपने मोबाइल पे काफी देर तक टीवी नहीं देख सकते, यू हैव टू वॉच केबल। इस मामले में बात करूंगा पाकिस्तान PTCL के बाद, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन PTC जो लिस्टेड कंपनी हमारे मौजूद है, वो इस सर्विस पहले से प्रोवाइड कर रही है अपने ब्रॉडबैंड के थ्रू, और एज वेल एज जो उनके पास केबल नेटवर्क है, तो उस चीज के थ्रू PTCL अपने रेवेन्यूज को मैक्सिमाइज करता हुआ जा रहा है। एज वेल एज अगर हम बात करें जहां मोबलिंक एक मेजर प्लेयर था, वहाँ यूफोन की बात करेंगे और PTCL के बैक पे यूफोन के बैक पे सॉरी PTCL मौजूद है, तो वो भी उस चीज का बेनिफिट लेता हुआ नजर आएगा अगर वो 3G टेक्नोलॉजी में बिड करता है, वो कामयाब हो जाते हैं तो PTCL के थ्रू भी इनको काफी तक बेनिफिट मिलते हुए नजर आएंगे। शायद सब यहाँ पे हम लेके एक ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बैक टू IMF और नॉट क्वेश्चन मार्क। शाहिद अली एक लीडिंग एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही एलोक्वेंटली उन्होंने हमें समझाया है कि कम से कम जून तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो IMF की पेमेंट्स हैं वो हम वेरी इजीली हम पे कर देंगे, विच इज़ अराउंड 1.1 बिलियन। उसके आगे भी वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा मसला नहीं है, एक बिलियन के करीब जो है हमें प्राइवेटाइजेशन या बिडिंग ऑफ 3G लाइसेंस से एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि OGDC और PPL को के शेयर्स गवर्नमेंट बेचना जा रही है, जो कि आसानी से बिक जाएंगे स्टॉक के थ्रू, और उसमें भी कुछ पैसे आने वाले हैं। मगर उन्होंने साथ साथ कहा कि ओवर 1 ईयर पीरियड प्रॉब्ली वी हैव टू गो बैक टू IMF, बिकॉज ओवरऑल हमारी जो है ना स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, हमारे ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है। ओवरसीज़ वाले हमें काफ़ी हद तक ट्रेड डेफिसिट तो फिल कर देते, लेकिन जो दूसरे पेमेंट्स हैं लोन्स के और इंटरेस्ट के, उसके लिए हमें जो है ना प्रेशर डाल रहा है। शायद तफसीलन हमने बात कर ली 3G पे। अब एक और पेमेंट जो एक्सपेक्टेड है और जो रुका हुआ है वो है PTCL का इत्तिसालात से जो हमारे पेमेंट आना था, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि इज इट एक्सपेक्टेड विद इन द 6 मंथ पीरियड और सो? देखिए, एहतिसालात की 2006-2007 के दौरान जब PTCL की प्राइवेटाइजेशन हुई थी, तो उनकी जो कमिटमेंट्स थी उसके मुताबिक 2009 तक हमें रीपेमेंट हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने भी थोड़ा बैक ऑफ किया, उसकी वजह से पेमेंट्स वहाँ पे रुकी हुई हैं। अप्रॉक्सीमेटली 500 बिलियन जो डॉलर की इंस्टॉलमेंट है वो आने वाले दिनों में आएगी आपके पास, और 500 मिलियन डॉलर की आने वाली है। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करी कि वो आ जाएगी, लेकिन फिलहाल जब तक गवर्नमेंट तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज को PTCL के नाम पे ट्रांसफर नहीं करती, जो इनके पास एक मेजर इशू बना हुआ है कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी को PTCL के नाम पे ट्रांसफर नहीं किया हुआ, इसकी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, और एहतिसालात ने इसीलिए आपकी तमाम पेमेंट्स रोक के रखी हुई हैं। गवर्नमेंट उस साइड से कमिटमेंट अगर पूरी कर देती है तो ऑन दैट साइड आई वुड से कि 500 मिलियन डॉलर तक की जो आपको रीपेमेंट है, या हम बात करें वहाँ से PTCL की प्राइवेटाइजेशन की बाद में अमाउंट मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले आ रहा है ड्यू टू गवर्नमेंट नेग्लिजेंस हम कह सकते हैं। गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट कर दी, खत्म हो गई बात। जो आपने प्राइवेटाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कमिटमेंट फाइनलाइज की थी, अगर आप उन कमिटमेंट्स को फुलफिल करते हुए नजर आते हैं यहाँ पे, तो आई डोंट थिंक सो कहते साथ आपकी पेमेंट रोकता हुआ नजर आता। अच्छा शायद साहब, अब आते हैं आपकी जो मेन फील्ड है स्टॉक एंड कमोडिटीज़ पे। एक तो बताइए कि क्या आपकी कंपनी कमोडिटीज़ में भी इन्वॉल्व है?
जी बिल्कुल, एमएमसी हमने तो अब रेट्स भी देना शुरू कर दिया अपने चैनल पे। दैट्स अ गुड थिंग। आपने देखा होगा ये जी। नहीं ताकि दैट्स अ गुड थिंग। मैं ये कहना चाहूँगा एमएम सिक्योरिटीज अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें स्टॉक मार्केट एज वेल एज कमोडिटी मार्केट्स दोनों में इन्वेस्टर को अपने कोई एक कस्टमर आपके पास आ जाए, he can open both the accounts at the same time or the same account can नहीं सेम अकाउंट तो नहीं होगा ऑब्वियसली बात है, उसके लिए कमोडिटी के लिए एक अलग अकाउंट उन्हें खोलना पड़ता है हमारे पास, और एक स्टॉक मार्केट के दोनों अलग अलग जगह जाके खुलेंगे। जी बिल्कुल, हमारे पास खुलेगा, एक वहाँ पे खुलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पूरी डेडिकेटेड टीम मौजूद है, एक बिल्कुल सेपरेट टीम हम बात करते हैं जो हमारी कमोडिटी के लिए डेडिकेटेड है। वो सिर्फ कमोडिटी के बिजनेस को देखती है एज वेल एज हम अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट। फिजिकली एक ही जगह पे है, फिजिकली एक ही बिल्डिंग हमारी मौजूद है। हमारा जो ऑफिस है वो डिफेंस के अंदर लोकेट करता है खैबान इत्तेहाद के ऊपर, तो उसमें पर्टिकुलर बात करें यहाँ पे तो हमारी डेडिकेटेड टीम है टूवर्ड्स कमोडिटी मार्केट एज वेल एज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट। हमारे पास काफ़ी हद तक बहुत अच्छे पढ़े लिखे हम बात करते हैं एक्सपर्ट मौजूद हैं इन कमोडिटी मार्केट एज वेल एज हम बात करेंगे यहाँ पर इक्विटी मार्केट के अंदर मौजूद है। हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं जो अपने इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ यहाँ से अर्न कर सकें। शेयर्स तो आप बहुत पुराना कर रहे हैं, कमोडिटी जो आपने शुरू की है कितने दिन हो गए और उसमें क्या एक्टिविटी अभी तक नजर आई? देखिए एमएम सिक्योरिटीज 2009 में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद इन्होंने अपना पहले शेयर्स का बिजनेस स्टार्ट किया, इसके बाद 2 साल तकरीबन हमें होने वाले हैं इन कमोडिटी मार्केट। हम समझते हैं हमारी काफ़ी बड़ी टीम है और काफ़ी अच्छा रिटर्न और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है हमारे पास इन्वेस्टर्स की जानिब से एज वेल एज काफ़ी हद तक इन्वेस्टर्स ने अर्न भी किया है यहाँ पर, और मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। कमोडिटी मार्केट पिछले 2 साल से बहुत बेहतर परफॉर्म करती हुई आपको नजर आ रही है यहाँ पर। अच्छा। और इसके साथ साथ हमें इन्वेस्टर्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे रेवेन्यू का एक टू द एक्सटेंट मेजर पार्ट हम कह सकते हैं अब कमोडिटीज की जानिब से भी आने लगा है, अब मेजर पार्ट वहां से भी आने लगा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि नेग्लिजिबल अमाउंट हमें कमोडिटी मार्केट से आ रहा है। तो अब इन्वेस्टर के पास 2 डिफरेंट एवेन्यूज हो चुके हैं उनके पास, अगर वो चाहें तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं एज वेल एज अगर वो चाहते हैं तो कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट बॉन्ड्स? बॉन्ड मार्केट फिलहाल हमारे इतनी फ्लोरिश नहीं हो सकी पिछले कुछ दिनों के दरमियान में, मौजूद जरूर है आप पास एवेन्यू मौजूद, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे इन्वेस्टर उस साइड पे जाने को पसंद तरजीह नहीं देते हम कह सकते हैं। यहाँ पे वो प्रेफर करते हैं कि उनको जो रिटर्न मिल रहा है या तो बैंकिंग सेक्टर पे चले जाए, ऑब्वियसली बात है अपने अमाउंट को डिपॉजिट करें, एक रिस्क फ्री रिटर्न लेके साइड पर हो जाए, या उसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। जी बिल्कुल, वो गवर्नमेंट साइड पे एक इंटरेस्ट साइड पे आना चाहिए। अगर वो इंटरेस्ट इनकम की तरफ पे नहीं आना चाहते तो सेकंड एवेन्यू फॉर देम इज स्टॉक मार्केट, थर्ड इज कमोडिटी मार्केट एज वेल एज रियल एस्टेट की बात। तो रियल एस्टेट काफी तक इलिक्विड मार्केट मौजूद है तो इन्वेस्टर वहां प्रेफर नहीं करते, लेकिन कुछ सर्टेन माइंड ऑफ सेट है बिल्कुल वहां वो प्रेफर करते हैं, अपना पोर्शन वहां पे जरूर लेके जाते हैं। लेकिन जो रिमेनिंग इन्वेस्टर की हम बात करेंगे पोर्शन वो स्टॉक मार्केट, अब जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर थे उन्हें काफी तक रिटर्न्स मिले हैं तो अब वो कमोडिटी मार्केट की तरफ भी डाइवर्स हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ इफेक्टिव टीम मौजूद है, अगर जो भी हम चाहेंगे हम कमोडिटी मार्केट। कमोडिटीज, व्हिच कमोडिटीज ट्रेडेड मोर दीस डेज? देखिए फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक्टिवली ट्रेड जो है वो गोल्ड के अंदर ट्रेड होता है। गोल्ड के जो 1 ऑunce का कॉन्ट्रैक्ट है, छोटे वाले 1 ऑunce की हम बात करें, 1 ऑunce में काफी तक इफेक्टिवली ट्रेडिंग हो रही है, तकरीबन 60 से 70 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट डेली बेसिस पे ट्रेड हो रहे हैं पर्टिकुलरली वहाँ पे। तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स का काफी तक चार्म नजर आ रहा है, इन्वेस्टर वहाँ पे काफी तक डेडिकेटेड है और वहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो गोल्ड में काम हो रहा है प्लस हम बात करेंगे यहाँ पे सिल्वर में काम हो रहा है, अब तो रिसेंटली शुगर को भी करवा दिया गया, तो शुगर में भी आप इन्वेस्टर्स काम कर सकते हैं, अपने आप को हेज कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट जो जिसको जरूरत है शुगर की वो पहले से खरीद ले। जी बिल्कुल, है ना। कमोडिटी मार्केट जो बेसिक मकसद था बेसिकली वो अपने आप को हेज करने के तौर पे पर्टिकुलर आप एक रेट अपना तय कर सके, आप रेट तय कर सकते हैं। फार्मर जो उगाता है या जो भी वो शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है ही कैन इजीली हेज फ्रॉम द मार्केट, कि उसे 1 साल के बाद जो प्रोडक्शन आनी है वो आज अपने आप को हेज करके बैठ सकता है कि मैं अपनी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी हम बात करेंगे वो इतना आएगा और मैं इतना मार्जिन रख के इतने पे बेच सकता हूँ, अपने आपको हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू यूज होता है। लेकिन हमारे इफेक्टिवली ट्रेडिंग के तौर पर भी यूज हो रहा होता है यहाँ पे। और इसके अलावा राइस की बात करें तो वो भी इफेक्टिवली हमारा ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसमें क्वांटिटी बहुत कम ट्रेड होती नजर आती है। 86 है अभी सर, 86 बिल्कुल ट्रेड हो रहे हैं यहाँ पे। मेजर जो पाम ऑयल की खास ट्रेडिंग, पाम ऑयल फिलहाल कोई इफेक्टिव ट्रेडिंग नजर नहीं आई। इफेक्टिव ट्रेडिंग जो आपको नजर आ रही है वो गोल्ड में नजर आ रही है और एज वेल एज क्रूड ऑयल। गोल्ड में भी आपने डिस्टिंग्विश किया बिटवीन द एक्चुअल हेजर्स, जैसे गोल्ड स्मिथ वाले, जी बिल्कुल, हाँ गोल्ड उनको साल भर सोना बेचना है, इफ दे नो द प्राइस ऑफ गोल्ड दे कैन डू बिजनेस विद मोर कंफर्टेबल ईज ऑफ माइंड। जी बिल्कुल, है ना, ईज ऑफ माइंड मिलता है बिल्कुल, इंश्योरेंस मिल गया कि जिस रेट पे मुझे गोल्ड मिलता रहेगा मैं बना बना के बेचता रहूँ।
बिल्कुल। तो उनकी तादाद कितनी है और स्पेकुलेटर्स की तादाद कितनी है उसमें, परसेंटेज वाइज आप अगर बताएं? ये कहना कुछ मुनासिब नहीं होगा कि पर्टिकुलर परसेंटेज कोट करना ज़्यादा बेहतर आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ मौजूद है। गोल्ड स्मिथ की बात करें, जो हमारे यहाँ दुकानदार मौजूद हैं, वो भी ऑब्वियस सी बात है मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को हेज करने के लिए, क्योंकि आपको लेट्स अज्यूमिंग दैट गोल्ड चाहिए तो आप जाएंगे गोल्ड स्मिथ के पास, कहेंगे मुझे गोल्ड चाहिए, लेट्स अज्यूम 100 तोला चाहिए आपको, तो वो अपने आप को हेज जरूर करेगा। या तो वो टोटल रिस्क अपने ऊपर ले ले तो वो हो सकता है उसे बहुत बेहतर मिल जाए, क्योंकि डिलीवरी आपको चाहिए, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन पीस ऑफ माइंड के लिए और सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस के लिए अगर वो हेज कर लेता है उसकी लाइफ बड़ी इजी हो जाती है। वो हेज करने के लिए हमारे यहाँ कमोडिटी मार्केट में आ सकता है। वो जो आपको 100 तोला किसी ने परचेज करना है, वो डिलीवरी आपसे ऑब्वियस सी बात है 1 महीने की बात की लेगा, तो आपको जो गोल्ड रिक्वायर्ड होगा 15 से 20 दिन के बाद रिक्वायर्ड, रेट आपको आज ही उसे देना है। अगर आप आज उसे रेट देते हैं 60,000 रुपीज पर तोला के आसपास, और इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएशन हो जाती है और वो प्राइस बढ़ के 80,000 हो जाता है, तो आप फंस गए उसमें पर्टिकुलरली। तो आपका पीस ऑफ माइंड मौजूद नहीं है। आपको हेजिंग जो प्रोवाइड करता है वो कमोडिटी मार्केट प्रोवाइड करता है, तो आप बहुत हद तक पीस ऑफ माइंड होकर काम कर सकते हैं। आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है उसी क्वांटिटी के हिसाब से आप इंटरनेशनल मार्केट में आपको हेज कर सकते हैं, जो कमोडिटी मार्केट का मेन फीचर था। ये होगा हमारा कमोडिटी मार्केट, चाहे वो 86 हो, चाहे पाम ऑयल हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, इसका असल जो इस्तेमाल होगा इन ड्यू कोर्स वो यही होगा कि हेजिंग के तौर पे, जी बिल्कुल। और थोड़े बहुत जिसको शौक है, किसी के अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है कि जी मेरे ख्याल में गोल्ड बढ़ने वाला है, वो लेके बैठ जाए तो उसकी अच्छी बात, बढ़ गया तो अच्छा है, नहीं बढ़ा तो वो देखिए गोल्ड तो गोल्ड है, लेकिन बैठा रहे शायद बढ़ी जाएगा आगे चलेंगे। जी बिल्कुल। अभी घट भी गया तो क्या हुआ? जी, आप उसमें बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेयर्स भी आते हैं बहुत बड़े, आई वुड से, जो स्टॉक मार्केट में डेली ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे थे, वो ट्रेडिंग एक्टिविटी से गोल्ड मार्केट की तरफ पर भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे डेली बेसिस पे ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही होती है, तो वहाँ पे कोई भी आप आते हैं, आपके जो मेन फोटे है आपका एज ए रिसर्च है कि among the sectors which we have, which are the sectors which are very active at the moment and which look attractive as well? देखिए, अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं एक्टिव सेक्टर्स की बात करें, तो मेनली आजकल केमिकल का जो सब सेक्टर मौजूद है वो फर्टिलाइजर सेक्टर, उसमें काफ़ी हद तक इन्वेस्टर्स अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उसकी जो बैक पे अर्निंग आती है वो एग्रीकल्चर बेस पे था। हम क्योंकि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर अच्छा है रहा है तो वो भी अच्छा हो रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकोनॉमी, दैट्स व्हाई वी नीड फर्टिलाइजर, फॉर दैट फर्टिलाइजर की वजह से हमारी फर्टिलाइजर कंपनीज को बेनिफिट मिल रहा है और उनकी अर्निंग में कंटिन्यूस इंक्रीज आता हुआ। क्या परसेंटेज ऑफ अर्निंग है उनकी आपके ख्याल में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या जो डिविडेंड यील्ड वगैरह आम एक जनरल एवरेज फर्टिलाइजर कंपनी पे क्या है पाकिस्तान? देखिए, अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर परफॉर्मेंस की, तो आई वुड से आउट परफॉर्म किया है पूरी मार्केट में फर्टिलाइजर सेक्टर में। अगर आपने एफएफसी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, एफएफबीएल के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, फातिमा फर्टिलाइजर में इन्वेस्ट की थी, आई वुड से आपने इजीली मोर देन 100% का रिटर्न लिया इन जस्ट वन ईयर पीरियड के। 100% हम बात करेंगे यहाँ पे, विच इंक्लूड डिविडेंड यील्ड एज वेल एज कैपिटल गेन। उसका रीजन ये कि तमाम के तमाम फर्टिलाइजर स्टॉक्स में सिर्फ हम एंग्लो को एक्सेप्शनल केस देखते हैं, क्योंकि वह गैस सप्लाई का इशू से आई वुड से आने वाले दिनों में वो भी आपको परफॉर्म करता हो जाएगा। तो आपको 100% रिटर्न मिला है फर्टिलाइजर स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पर्टिकुलर बात करेंगे। उसका रीजन ये था कि तमाम के तमाम फर्टिलाइजर सेक्टर की अर्निंग और एवरेज बेस हम बात करेंगे तो 50% से ग्रो करती हुई नजर आई है। तो तमाम के तमाम उन्होंने पे आउट किया अपने इन्वेस्टर को फैसिलिटेट जैसे किया गया, तो उनके तमाम अपना बेनिफिट लेते हुए नजर आए। तो आई वुड से फर्टिलाइजर सेक्टर काफी तक बूम करता हुआ जा रहा है और एवरेज आगे भी आपको अच्छा लग रहा है? आने वाले दिनों में एक जो मुझे लग रहा है फर्टिलाइजर सेक्टर बूम करते हुए जाएगा, उसमें मेनली एंग्रो की ही बात करेंगे, एंग्रो के साथ इस वक्त जो फिलहाल बहुत डिप्रेस गैस की वजह से। जी बिल्कुल, पिछले पूरे लास्ट ईयर में से कहानी बताएंगे क्या हुआ था उसमें? एंग्रो फर्टिलाइजर का जो प्लांट था 1.3 मिलियन टन का उनका न्यू रिसेंट प्लांट हम बात करेंगे यहाँ पे, जिसके लिए अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन से अब की इन्वेस्टमेंट भी की थी एंग्रो कॉर्पोरेशन की जानिब से। अच्छा, ठीक है, तो उनकी जानिब से इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट सीन ये हुआ कि जब उनका प्लांट ऑनलाइन आया उस वक्त गैस के क्राइसिस बहुत बढ़ चुके थे, दैट्स वाई उनको गैस सप्लाई नहीं की जा सकी, उनका प्लांट बंद हो गया। कितने दिनों से बंद पड़ा? अब तो उनका प्लांट रनिंग पोजीशन मौजूद, लेकिन पूरे 365 लास्ट डेज के दरमियान में तकरीबन वो 180 दिन के आसपास रन कर चुका है बामुश्किल। तो 180 डेज के जो लॉसेज हुए उसका काफ़ी तक डिप्रेस सिनेरियो नजर आया था। लेकिन अब एंग्रो कॉर्पोरेशन ने हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अपना सेकेंडरी, हम बात सकते हैं सेकेंड ऑप्शन के तौर पर यूज़ कर लिया। फिलहाल उनको गैस जो मिली थी वो SNGPL नेटवर्क से मिली थी, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन की वजह से। जो पंजाब में शॉर्टेज मौजूद है उसको पास ऑन कर दिया जाता है SNGPL नेटवर्क के ऊपर। SNGP पास ऑन करता था जो इंडस्ट्रीज उनसे लिंक करती थी।
अब एंग्रो ने रिसेंटली किया है कि एक पिटीशन दायर की है हाई कोर्ट के पास कि हम सिंध में लोकेट करते हैं, दैट इज वाई हमारे नेटवर्क को शिफ्ट किया जाए फ्रॉम SNGPL टू SSGC, ताकि 18 अमेंडमेंट के बाद जो गैस सप्लाई इशू है वो प्रोविंस का पहला राइट बनता है। जिस प्रोविंस में आप लोकेट करते हैं उनका पहला राइट है। तो वो SSGC पे जब उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, जो उम्मीद है वो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हो जाएगा, तो उनको काफी तक शॉर्टेज की वहां से कमी का फैसिलिटेट होते नजर आएंगे। सेकेंडली जो एंग्रो ने प्लान किया है कि वो डिफरेंट एवेन्यूज की तरफ पे जा रहा है। जो उन्हें कादिरपुर गैस फील्ड से गैस मिली थी, वहां से लो प्रेशर होने की वजह से, प्रोडक्शन कम होने की वजह से गैस नहीं अवेलेबल है। कादिरपुर कहाँ लोकेटेड है? सिंध में लोकेट करना है, ठीक है। तो इन्होंने 2-3 और फील्ड की, मारी गैस से कॉन्ट्रैक्ट करने के बारे में बात करें, रित्ती फील्ड है उस पर कॉन्ट्रैक्ट करने की बात करें, 3-4 और डिफरेंट एक्सप्लोरेशन फील्ड मौजूद हैं जहां से पहले गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। तो अब एंग्रो उस साइड पे जा रहा है कि उन फील्ड से डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए ताकि हमें वहां से कुछ गैस की फैसिलिटेशन मिल सके। वेयर इज द प्लांट लोकेटेड? ढहकी में लोकेट करता है, सिंध के अंदर, सिंध में ढहकी में लोकेट करता है। तो आई वुड से एंग्रो के आने वाले दिनों में जैसे जैसे गैस के प्रॉब्लम काफी तक रिजॉल्व हो चुके हैं और आने वाले दिनों में जो फर्दर रिजॉल्व होंगे उसकी बेसिस पे एंग्रो आपको यहाँ पे आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। फर्दर बात करते हैं यहाँ पे इसकी अर्निंग्स ही, तो हम एक्सपेक्ट करें, इसका रिसेंट रिजल्ट आने वाला है, आई थिंक कल रिजल्ट इसका अनाउंस होने जा रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करें 19 से 20 रुपए की अर्निंग पर शेयर एंग्रो कॉर्पोरेशन अनाउंस करेगा, जिसमें इसका डिविडेंड जो हम एक्सपेक्ट करें तकरीबन 2.5 से 3 रुपए, जो मेनली चार्म इन्वेस्टर्स के लिए आ सकता है, दैट्स बोनस शेयर हम बात करें यहाँ पे। तो 20 रुपए को वो किसी दूसरे बोनस के फॉर्म में पे आउट करेगा, तो एंग्रो कॉर्पोरेशन आपको परफॉर्म करता हो जाएगा। तो फर्स्ट सेक्टर विच इज आउट परफॉर्म हम बात करेंगे लास्ट ईयर, आने वाले दिनों में परफॉर्म करते हो जाएगा, आई वुड से फर्टिलाइजर सेक्टर। सेकंड साइड पे आते हैं, वो ऑयल एंड गैस सेक्टर है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की बात करेंगे तो उसने भी आउट परफॉर्म किया है लास्ट ईयर के दरमियान में, एक हैंडसम रिटर्न दिया अपने तमाम इन्वेस्टर्स को। इसके अलावा रिफाइनरीज की बात करेंगे तो एक आधी रिफाइनरी को हम छोड़ के बात करेंगे तो एक एवरेज रिटर्न आपको देते हुए नजर आए। फिर OMCs ने भी आपको बहुत बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। आई वुड से आने वाले दिनों में पाकिस्तान ऑयल फील्ड PPL में काफी तक चार्म मौजूद है और एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। और आपने जो बात शुरू में कही थी इन टर्म्स ऑफ, हम जो कैश फ्लो की बात कर रहे थे कि PPL और OGDC के गवर्नमेंट के शेयर बेचने के भी चांसेस हैं, that will also give a boost to the shares or it will depress the prices? देखिए इनका डिपेंड करता है कि आप किस प्राइस पे इशू करने जा रहे हैं मार्केट के ऊपर, ठीक है। फिलहाल अगर हम पाकिस्तान पेट्रोलियम की बात करते हैं 175 रुपीस की रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करती है कि 175 से नीचे वो अपनी 2.5% ऑफलोडिंग देगी तो शेयर प्राइस में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट 175 से नीचे आपको देती हुई नजर आएगी। इट विल बी हायर साइड करेंगे, 170-175 की रेंज में नजर आएगा, तो वहां से एक बूस्ट आपको नजर आएगा। लेकिन PPL की वो गवर्नमेंट ऑफलोडिंग तो एक शॉर्ट टर्म बात करेंगे यहाँ पे, कोई एक शॉर्ट टर्म इंडिकेशन आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो पाकिस्तान पेट्रोलियम की जो मेन अर्निंग है वो गैस सेक्टर से आ रही है। गैस की शॉर्टेज मौजूद है, वो जितनी गैस हायर प्रोडक्शन करेंगे वहां से उनको हायर रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। प्लस उनका जो वेल हेड गैस प्राइसेस है वो भी रिवाइज होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में अपवर्ड साइड पे, तो उस चीज का बेनिफिट भी पाकिस्तान पेट्रोलियम को मिलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पेट्रोलियम आपको आने वाले साल 2012 की बात करें 5 रुपए का वो कैश डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं, प्लस आपको वो 7 से 10 रुपए के दरमियान में डिविडेंड फर्दर आपको देते हैं, यानी टोटल पे आउट जो उसका इस साल रहेगा वो 15 रुपए कैश प्लस जो बोनस हम एक्सपेक्ट करें, तो उसकी जो डिविडेंड यील्ड आपके पास रहेगी, एक इन्वेस्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको 15 से 16% के दरमियान में रहती हुई नजर आएगी। फिर पाकिस्तान ऑयल फील्ड की बात करते हैं, उसमें प्रोडक्शन में कंटिन्यूस इंक्रीज आ रहा है, एक टल ब्लॉक कॉस्ट का कंटिन्यूस प्रेशर चल रहा था, वो भी काफी हद तक रिवाइव होता हुआ नजर आ रहा है, वो रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान पेट्रोलियम आपको तकरीबन इस दफा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40 से 50 रुपए का डिविडेंड देगा, जिसमें 17 रुपए 50 पैसे वो अपने फर्स्ट हाफ के दरमियान में दे चुका है। फर्दर जो आपको 30 रुपए के आसपास का डिविडेंड एक्सपेक्ट है, तो उसकी भी डिविडेंड यील्ड एक अट्रैक्टिव साइड पे मौजूद है, और जैसे जैसे ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में उस चीज का डायरेक्टली बेनिफिट उन्हें मिलेगा। सेकेंडली जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए दैट्स रुपी डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, जैसे रुपी डिवैल्यू करेगा उस चीज का बेनिफिट भी लेते हुए हमें ऑयल एंड गैस सेक्टर नजर आएगा। तो मैं कहूँगा ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, एक ह्यूज रिटर्न वहां से वो कमा सकते हैं। लास्टली बात करेंगे पावर सेक्टर की। हाँ, ये ठीक आपको कैपको के बारे में बताया काफी लोगों ने, मैंने जानने वालों ने इन्वेस्ट देखिए पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर में भी काफी अच्छे रिटर्न दिए। हबको ने अपना रिसेंट जो रिजल्ट अनाउंस किया था 3 रुपए का कैश पे आउट अनाउंस किया था, 2.6 रुपीज के आसपास उसकी अर्निंग पर शेयर थी, एज वेल एज 3 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था उन्होंने, और फुल ईयर डिविडेंड जो है वो तकरीबन 6 रुपए के आसपास उसका हम एक्सपेक्ट करें, 36 रुपए का शेयर है और 36 रुपए का। अब जब डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे बहुत अच्छा है, 6 रुपए में 36 पे आप डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट तो तकरीबन 19%, 18 to 19% की डिविडेंड यील्ड एक सिक्योर साइड पे आपको मिल रही है। अच्छा, ये क्या बात सही है जो हम लोगों को, जो अपने हबको सब्सक्राइब किया था, हमें बताया गया था कि ये इनकी जो अर्निंग है सॉर्ट ऑफ डॉलर टर्म में डिटरमाइंड है? जी बिल्कुल, क्योंकि इनकी जो इनपुट प्राइसेस हैं फॉर फ्यूल वो ऑलरेडी गवर्नमेंट से एक तरह से गारंटीड है, और उनके जो बेचते हैं वो भी गारंटीड है,
तो एक सॉर्ट ऑफ एक उनको डॉलर टर्म में एक सर्टेन रिटर्न गारंटीड है। तो एक जो एवरेज शेयर हो, हम लोग को ये समझाया गया था कि जिस आदमी को डिविडेंड चाहिए, जिसको अपने किचन चलाना है डिविडेंड से, वो हैप्को कैप्को जैसे शेयर्स ले ले, तो उससे गारंटीड इनकम उसको एक तरह से आती रहेगी। जी बिल्कुल, इस पे ज़रा समझाएं कि देखिए मैं आप बात को सेकंड करूंगा। जब भी आईपीपी हमारे पास इंडिपेंडेंट पावर प्लांट आए थे 2000 बात करेंगे 1996 आई वुड से बेनजी के दौर में आए थे तो उस वक्त जो इनको रिटर्न फॉर्मूला तय किया गया था पूरे पावर सेक्टर की, हम ब्रॉड टर्म बात करें, दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। एक था कैपेसिटी चार्जेस, एक था फ्यूल चार्जेस। अच्छा, कैपेसिटी चार्जेस में आपको रिटर्न फिक्स किया गया था। जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की है हबको पावर प्लांट के अंदर, उनको कैपेसिटी चार्जेस की मदद में डॉलर बेस्ड रिटर्न मिलेगा, नॉट ऑन रुपी बेसिस। जितना रुपी गिरता जाएगा वो उनका रिटर्न बढ़ता चलेगा। रुपी टर्म उनको दिन ब दिन रिटर्न उनका बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो आपने रिसेंटली हबको के पास सिनेरियो में देखा है। इस तरह कैप्को की बात करेंगे, निषाद पावर की बात करेंगे, निषाद चुनिया पावर की बात करेंगे। सेकंड साइड उनका है फ्यूल सेगमेंट। फ्यूल सेगमेंट 100% पास होता है टुवर्ड्स कंज्यूमर। अच्छा, जितने भी फर्नेस ऑयल के प्राइस या आपकी इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी वो आप 100% पास ऑन कर देंगे कंज्यूमर के ऊपर, यानी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आपके मतलब फिक्स्ड इनकम, आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा। किसी डॉलर बेस किचन चलाना है वो आपको कैप्को लेके बैठ जाए, आई वुड से अब इतनी अट्रैक्टिव यील्ड नहीं आ रही। 18% फिर भी मैं कहूंगा बहुत मार्केट के मुकाबले में काफी तक अच्छी यील्ड मौजूद है। दुनिया भर में जाके देख ले क्या मिल रहा है। जब आप पाकिस्तान में बात करें तो आई थिंक 16-17% यील्ड आपको एक अट्रैक्टिव नजर आएगी। 18% के आसपास जो यील्ड आपको मिलती नजर आ रही है, आपको हबको से एक बात करेंगे, सेम विद कैप्को की बात करेंगे, और निषाद पावर आई वुड से कि यहाँ पे काफी अच्छा एक और चीज शायद सब ये है कि दीज आर ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनीज। इनके पास एसेट्स हैं, इनके पास जमीन है, इनके पास बिल्डिंग है। दीज आर नॉट प्लांट्स इन कोई जैसे लैपटॉप पे कोई कंपनी नहीं है ये। जी बिल्कुल, इनको खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल आपके जो फिलहाल पाकिस्तान में पावर क्राइसिस भी चल रहा है, उसके बावजूद आप तमाम पावर प्लांट के बेनिफिट को लेते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉबैक से नेगेटिव पॉइंट हमारे पावर सेक्टर में मौजूद है, सर्कुलर डेट की वजह से। जी, अगर अभी फिलहाल हबको आपको 18% की यील्ड दे रहा है, इट कैन गो टू 25% इफ सर्कुलर डेट इशू रिजॉल्व। शायद सब बड़ी अच्छी बात हो रही थी, दिल तो चाह रहा था मजीद बात करो, टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन, बैक टू IMF पे डिस्कशन आपने सुनी। शाहिद साहब ने काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स IMF के सिलसिले में रेज किए कि एज सच हमें एक साल तक वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन मीट अवर पेमेंट्स, लेकिन इवेंचुअली वी हैव टू गो। उसके बाद हमने कई इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ पे बात की, कमोडिटीज़ पे उन्होंने कहा काफ़ी ट्रेडिंग शुरू हो गई है गोल्ड वगैरह में, और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी लोगों ने कमाए हैं। फिर हमने बात की कुछ शेयर्स की, और उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि फर्टिलाइजर सेक्टर इज़ वेरी अट्रैक्टिव, स्पेशली एंग्रो में अगर कोई अभी इन्वेस्ट करे तो दे कैन मेक मनी। साथ साथ हमने PPL POL वगैरह की बात की, OGDC की बात की, वहाँ भी इन्होंने कहा कि रिटर्न्स अच्छे हैं, बहुत अच्छी डिस्कवरीज हो रही हैं, और PPL और OGDC को गवर्नमेंट अपने शेयर्स भी बेचना चाह रही है। अगर उन्होंने प्राइजेस अच्छे रखे तो वहाँ पे भी एक गेन के चांसेस नज़र आते। हमने आखिर में बात की ये कुछ पावर सेक्टर की, और उस पर हमें ये शायद साहब ने समझाया कि हबको कैप्को की जो रिटर्न्स है काफ़ी डिटरमाइंड है, और ये बड़े अट्रैक्टिव शेयर्स हैं इन टर्म्स ऑफ डिटरमाइंड और फिक्स्ड इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।